हेलो गुड इवनिंग बच्चों, मैं कुमारी पूजा प्रभा सत्यम कॉन्सेप्ट क्लासेस से आप सभी का एसईएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी, तो ताकि हम लोग आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास की बायोलॉजी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कायिक प्रजनन को खत्म कर लिया था, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अलैंगिक जनन को। ठीक है, तो क्या स्टार्ट किया जाए? आप लोग सब रेडी हैं? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मिनट। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रजनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, मतलब एक ही जीव भाग लेते हैं, न ही युग्मक का निर्माण होता है और न ही युग्मक संलयन की क्रिया होती है। अकेले जीव अपने दम पर नए जीव का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं डिफिनेशन में, अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान एकदम अपने जनक के समान होते हैं, अर्थात अपने जनक को कोलोन कहते हैं, इसलिए अलैंगिक जनन एकल जीव जनन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डेफिनेशन को देख लें। क्या हो गया कि अकेले जीव यहाँ पे रिप्रोड्यूस होता है और इसमें मेल फीमेल गैमेट भाग नहीं लेते हैं, और जो पेरेंट सेल होते हैं या पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जस्ट उसके सिमिलर कह सकते हैं कि ये अनुवांशिक रूप से भी और संरचनात्मक रूप से शरीर का जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी, और जीन का स्ट्रक्चर है वो दोनों समान होता है। इसीलिए हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? कोलोन या एक पुंजक कहते हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म हो गया, मान लीजिए ये क्या है? अमीबा है। अमीबा क्या किया? अपने बॉडी पार्ट को तोड़ ताड़ करके ढेर सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को, न्यू इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर दिया। अब क्या है, इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि मम्मी कौन सा, इसका पापा कौन सा, भाई कौन सा, बहन कौन सा। तो इसमें क्या हो गया, इसका अनुवांशिक रूप से भी ये समान है, मतलब जीन स्ट्रक्चर भी समान है, और बॉडी का जो संरचना है, आकार और आकृति है, वो भी समान है। इसीलिए जो अलैंगिक जनन से जीव जन्म लेते हैं उसको हम लोग कोलोन या एक पुंजक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पूछ दे अलैंगिक जनन क्या है, तो आप लोग लिखेंगे जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं और नए जीव को उत्पन्न करते हैं, और इससे जो जीव उत्पन्न होते हैं ये अनुवांशिक और संरचनात्मक रूप से अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए अब हम लोग टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन को हम लोग 5 से 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 खंडन, नंबर 2 मुकुलन, नंबर 3 बीजाणु जनन, नंबर 4 किण्वन, नंबर 5 पुनर्उद्भवन। ठीक है, क्या हो गया? फिजन, बडिंग, एस्पुरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन। ये 5 टाइप हो गए किसके? 5 टाइप हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खंडन को अब हम लोग देखते हैं। खंड का मतलब ही होता है बॉडी पार्ट का खंड या टुकड़ा। जैसे कि हम लोग एक ऑर्गेनिज्म ले लिए,
कॉपी पेन हाथ घुमाए कहीं भी, क्या बन गया? अमीबा बन गया। ठीक है, अब ये अमीबा क्या किया? अपने बॉडी पार्ट को कई टुकड़ों में बांट दिया। तो ये प्रक्रिया क्या कहला गई? खंडन कहला गई। अब ऐसे नहीं बांटता, ये क्या करता है, इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सबसे पहले क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, लंबा हो जाता है। फिर ये डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है इस तरीके से, और ये फिर टूट करके दो भागों में बट गया, नए जीव का निर्माण कर दिए। यही प्रक्रिया क्या कहलाई? खंडन कहला गई। कोई दिक्कत खंडन को समझने में? अब ये जो खंडन है, फिजन है, फिजन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हो गया अलैंगिक जनन का पहला पार्ट जिसका नाम है खंडन, या हम लोग इसको विखंडन भी कहते हैं। ठीक है, अब इस खंडन या विखंडन को दो भाग में बांट देते हैं। एक हो गया द्विखंडन और दूसरा क्या हो गया? बहुखंडन। द्विखंडन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं और बहुखंडन को मल्टीपल फिजन। देखें, हम लोग द्विखंडन को समझे। द्विखंडन क्या है? द्वि मतलब दो और खंडन मतलब टुकड़ा, खंड। यहाँ पे हो गया अमीबा भी हो गया। जब अमीबा अपने आप को, बॉडी पार्ट को दो भागों में तोड़ लेता है और एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है, दो नए जीव का निर्माण हो गया, नया जीव, तो ये क्या कहलाएगा? द्विखंडन। क्या कहला गया? द्विखंडन। द्विखंडन क्या हो गया? इस विधि में जनन के समय जनक क्या करते हैं? शरीर को दो बराबर भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा बांट लेते हैं और उन दो टुकड़ों से, ये जो दो टुकड़ा बना, उन दो टुकड़ों से दो नए जीव का निर्माण हो गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाई? द्विखंडन। और ये जो द्विखंडन है या द्विविभाजन है, प्रायः एक कोशिकीय जीवों में हो गया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ये होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुखंडन को समझते हैं। खंडन का दूसरा पार्ट हो गया क्या? बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या हो गया? इसमें हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया परजीवी है। इसी प्लाज्मोडियम के द्वारा क्या होता है? हम लोगों में मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। अब ये क्या कर किया? मलेरिया के, प्लाज्मोडियम के बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, ये क्या किया? अपने न्यूक्लियस को कई खंडों में बार बार डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, और फिर एक समय आया जिसके कारण इसका जो बॉडी पार्ट था वो ब्रस्ट किया और ये बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो गया और इस टुकड़ा से ढेर सारे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया, नए जीव बन गए। तो इस तरह के प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन। बॉडी पार्ट को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। अमीबा भी जब प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कौन? अमीबा। तो अमीबा भी बहुखंडन करता है। कब? जब प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया अनफेवरेबल कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थिति क्या होता है? जैसे अमीबा को क्या लगने लगता है कि अब हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो ये वो क्या करता है? अपने बॉडी पार्ट को दो नहीं, बहुत सारे खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है और जिससे जिससे क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे नए जीव का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुखंडन। चलिए, तो हम लोग खंडन को समझ लिए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पे। दूसरा पॉइंट है इसका बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस विधि में क्या होता है? इस विधि के द्वारा जनक के समय जीवों की कोशिका के ऊपर बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति आवरण का निर्माण हो जाता है, जिस आवरण को शिष्ट कह देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यह एक प्रकार का शैवाल है। इस शैवाल के चारों तरफ एक आवरण का निर्माण हो गया। इसी आवरण को क्या कह दिए? शिष्ट कह दिए। और इस शिष्ट के अंदर कब? वो भी अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे कि मान लीजिए ये शैवाल जलीय जीव था और नदियों का पानी सूख गया, तो जब पानी सूख गया तो अब ये क्या जिंदा रह पाएगा? तो जिंदा नहीं रह पाएगा। उस स्थिति में क्या करता है? ये अपने शरीर के चारों तरफ एक दीवार का, एक आवरण का निर्माण कर लेता है, जिस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? शिष्ट कहते हैं। ये इस तरीके से आवरण का निर्माण कर लिया।
अब ये जो सिस्ट है वो क्या होता है, अंदर में शांति से नहीं बैठता, अंदर में क्या करते रहता है, अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करते रहता है, डिवाइड कर रहा है, टुकड़ा टुकड़ा में न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा है, टूट गया। ठीक है, अब क्या हो गया, जब धीरे धीरे देखा कि फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद क्या होता है, ये सिस्ट जो है धीरे धीरे ब्रास्ट करने लगता है, और ये स्पोर जो है बीजाणु जैसी जो संरचना थी, स्पोर थी, वो स्पोर बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल आने के बाद जितने सारे स्पोर थे, इस स्पोर से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। बीजाणु मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। बात आई समझ में, क्या हो गया इसमें, तो ये एक सवाल है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। ये क्या है, जलीय जीव है, एक प्रकार का एल्गी है, शैवाल है। ये क्या क्या, जब अनफेवरेबल कंडीशन आया, ये हमेशा जो बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वो प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, जैसे कि हम लोग इसको आसानी से अपने लाइफ से जोड़ करके समझते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाता है हम लोगों के आसपास, तो क्या करते हैं, जो भी कीमती सामान है, पैसे हैं और सोना चांदी का जो ज्वेलरी है उसको लेकर के ऊंचे जगहों पे भागते हैं, बांध पे जाकर के बैठे रहते हैं, और उस पे क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरा डाल दिया जाता है, ताकि बांध को और मजबूत कर दिया जाता है, ताकि पानी इधर उधर ना आए ऊंचे स्थानों पे। तो क्या हो गया, सेम वही चीज हो गया, सारा क्या किया, अपने चारों तरफ एक बांध जैसा बना लिया, आवरण बना लिया, जिस आवरण का ही नाम क्या हो गया, सिस्ट हो गया। अब फिर क्या हो गया, इसके अंदर जो केंद्रक था, क्या हम लोग वहां पे अपने लाइफ को चलाने के लिए बांध पे बैठे रहेंगे तो लाइफ प्रोसेस करेंगे ना, तो फिर यहाँ पे भी यही जीव क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस को करते हैं। तो उस लाइफ प्रोसेस में ये क्या करते हैं, जो इसका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस को बार बार डिवाइड करने लगते हैं, केंद्रक को तोड़ने लगते हैं। जब केंद्रक टूट जाता है इसमें, तो फिर क्या हो गया, अगर हम लोग देखते हैं कि बाढ़ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, किसी तरीके से जिंदगी हम लोग बांध पे बैठ के गुजार लेते हैं, लेकिन पानी खत्म, फिर हम लोग अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं। तो सेम वही चीज हो गया, जब इन लोगों, इन जीवाणुओं को, ये इन सवालों को लगा कि अब स्थिति क्या हो गई है, सामान्य हो गई है, अनफेवरेबल कंडीशन समाप्त हो गया है, तो ये क्या करते हैं, सिस्ट को धीरे धीरे ब्रस्ट करते हैं, और उससे उस टूटे हुए केंद्रक का पार्ट, जिसको हम लोग स्पोर करते हैं, उस स्पोर को बाहर निकालते हैं, और जितने स्पोर बने थे उससे नए जीवों का निर्माण हो जाता है। उसी को हम लोग, ऐसी जो जनन की प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की, उसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लेमाइडोमोनास। लगभग जो जलीय शैवाल हैं, शैवाल तो जल में ही रहते हैं, एल्गी हैं, ये शैवाल क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु जनन की प्रक्रिया को करते हैं। इसको समझने में कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स ऑफ बीजाणु जनन के प्रकार। बीजाणु जनन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हो गया चल बीजाणु, और दूसरा हो गया अचल बीजाणु। अचल बीजाणु, ठीक है, चल बीजाणु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जूस्पोर, और अचल बीजाणु को कॉनिडिया। ठीक है, अब देखिए चल बीजाणु, इसके नाम में ही लगा हुआ चल बीजाणु, वैसा स्पोर जो क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक चल सकता है। ठीक है, उसको हम लोग चल बीजाणु कह दिए। और अचल बीजाणु में क्या हो गया, और चल बीजाणु का एग्जाम्पल क्या हो गया, शैवाल जो भी हम लोग पढ़े, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, और भी बहुत सारा। और अचल बीजाणु में क्या हो गया, ये एक जगह से दूसरे जगह तक ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो तो करते हैं लेकिन चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, ये नन मोटाइल होते हैं। तो ये चलेंगे कैसे, तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह उसके प्रवाह में बह करके जाते हैं। इसका एग्जाम्पल फंगस होता है, पेनिसिलियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये पेनिसिलियम इसका फेमस उदाहरण है, और इसको एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का और भी एग्जाम्पल बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, तो ये फर्स्ट हम लोगों का एंटीबायोटिक है। इसी पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का
निर्माण एडवर्ड जेनर ने किया था। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं बीजाणु जनन क्या है। तो बीजाणु जनन प्रतिकूल परिस्थिति में होने वाला अलैंगिक जनन का प्रकार है, जिसमें क्या करता है, जीव अपने चारों तरफ एक दीवार का निर्माण करता है जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। फिर क्या होता है, ये सिस्ट अपने अंदर ढेर सारे पार्ट में अपने आप को, केंद्रक को तोड़ तोड़ करके डिवाइड करने लगता है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ब्रास्ट करके सारे स्पोर को बाहर निकलता है, उस स्पोर से नए प्रकार के जीवों का निर्माण हो जाता है। और लैंगिक जनन की इस प्रक्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। इस बीजाणु जनन को दो भागों में बांटते हैं, एक चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु जो होता है वो मोटाइल होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह चल पाता है, कारण इसके पास फ्लैजिला लगे होते हैं, इसी फ्लैजिला के कारण ये मूव कर पाते हैं। और अचल बीजाणु के पास फ्लैजिला नहीं होता, जिसके कारण ये चल नहीं पाता, ये हवा और पानी के सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसका मस्त एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर पूछा हुआ एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। और इसको अचल बीजाणु नहीं पूछता क्योंकि नाम में अचल मतलब जो नॉन मोटाइल है, जो चलता नहीं है। तो इसको बिहार बोर्ड जो है कोनिडिया के नाम से हिंदी में ही लिख देता, कोनिडिया लिख देगा। निम्न में से कोनिडिया का एग्जाम्पल है, तो कोनिडिया का एग्जाम्पल क्या हो गया, पेनिसिलियम। कोई दिक्कत इसको समझने में? चलिए हम लोग तीसरे टाइप पे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन का जो तीसरा टाइप है वो हो गया क्या, मुकुलन। मुकुलन को हम लोग बडिंग कहते हैं, इंग्लिश में इसको बडिंग कहते हैं। अब देखिए बडिंग को हम लोग देखें, बडिंग क्या है। तो बडिंग भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। चलिए पहले हम लोग इसको डायग्राम से देख लें। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है जो कि जलीय जीवों में ज्यादातर होता है, समुद्री जलीय जीवों में। ये इसका हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रा। ये हाइड्रा हो गया। अब क्या होता है बडिंग में, ये पेरेंट्स बॉडी हो गया, पेरेंट्स बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ निकल आता है, कली जैसी संरचना निकल आती है। इसी कली को हम लोग क्या कहते हैं, बड या मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बड या मुकुल। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये बड अपने पेरेंट्स बॉडी पे ग्रो करते हैं, ग्रो कर रहे थे। फिर क्या हो गया, ये जल में जलीय, समुद्र जलीय जीव है, तो या तो मछुआरा गया मछली पकड़ने के लिए तो कृत्रिम तरीके से, या फिर समुद्र में ज्वार भाटा आए तो ये नेचुरल तरीके से ये टूट जाते हैं। बर्ड जो है अपने पेरेंट्स बॉडी से टूट करके क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप लोग को लग रहा होगा कि अलग हो गया तो क्या ये मर जाएगा, लेकिन ये मरता नहीं है। जो बर्ड टूट करके बॉडी से, पेरेंट्स बॉडी से अलग हो गया, वो दोनों मिल करके अब ये जो ये बर्ड जो टूट करके बाहर आ गया था, अलग हो गया था, इस बर्ड से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मुकुलन या बडिंग कहलाता है। क्या हो गया एक बार देख ले, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा, इसके बॉडी पे एक आउटग्रोथ बन गया, जिस उभार को क्या कह दिए हम लोग, मुकुल या बड कह दिए। धीरे धीरे ये आउटग्रोथ ग्रो किया और आर्टिफिशियल या नेचुरल तरीके से मम्मी पापा के बॉडी से टूट करके अलग हो गया और अलग होकर के नए जीवों का विकास कर लिया। यही प्रक्रिया क्या कहलाई, मुकुलन कहलाई। अब हम लोग देखते हैं मुकुलन के प्रकार को। मुकुलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ बडिंग। बडिंग के भी दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार। एक होता है बहिर्जात मुकुलन, मुकुलन एक्सोजीनस बडिंग, और दूसरा होता है अंतःजात मुकुलन या अंतर्जात मुकुलन। मुकुलन इंडोजीनस बडिंग। चलिए अब हम लोग फर्स्ट को देखते हैं, बाह्य मुकुलन को या बहिर्मुकुलन को। बाह्य मुकुलन, अब देखिए इसके नाम में ही है बाह्य मुकुलन। तो अब इसमें क्या होता है, मुकुल का निर्माण जो है वो बॉडी के आउटर पार्ट में होता है, बॉडी के बाहरी हिस्से में हो गया। ये एक प्रकार का कवक है जिसका नाम है ईस्ट। इसका यूज बेकरी वगैरह में किया जाता है पावरोटी को स्पंजी बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बॉडी के बाहर आउटग्रोथ बन गया। यही आउटग्रोथ फिर क्या हो गया, टूट करके अपने पेरेंट बॉडी से अलग होकर के, अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर दिया। ये नए ईस्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये जितने नए जीव बन गए ये सारे
यही क्या हो गया, बहिर्जात मुकुलन, एक्सोजीनस बडिंग या बाह्य मुकुलन। क्या हो गया इसमें, ईस्ट में क्या होता है, बहिर्जात मुकुलन होता है और ईस्ट का यूज हम लोग पावरोटी को स्पंजी बनाने में, बेकरी में करते हैं। इसके बॉडी के ऊपर आउटग्रोथ बनते हैं, इसी आउटग्रोथ को क्या कह दिए, मुकुल कह दिए या बड कह दिए। धीरे धीरे ये अपने पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, अलग हो गया और अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर दिया। यही प्रोसेस क्या कहला गया, बाह्य मुकुलन। चलिए अब मुकुलन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं, अंतरजात मुकुलन, इंडोजीनस बर्ड। अब ये जो इंडोजीनस बर्ड का जो प्रोसेस है, वो इंडोजीनस बर्ड का प्रोसेस जलीय स्पंज में होता है। अब ये इसमें स्पंज में क्या हो जाता है, स्पंज के बॉडी के अंदर इनर पार्ट पे, नाम है इसका अंतरजात मुकुलन, अंदरूनी हिस्से में क्या हो गया, बड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बड बन गया और यही अंदरूनी बड जो है वो आगे चल करके ढेर सारे नए जीव का निर्माण कर देता है। तो शरीर के अंदर बड का फॉर्मेशन हो रहा है, मुकुल शरीर के अंदर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह दिए, अंतरजात मुकुलन। इस प्रकार का जो प्रजनन होता है अंतरजात मुकुलन द्वारा स्पंज में होता है। ठीक है, इंडोजीनस बडिंग की क्रिया किसमें होगी, स्पंजेस में। ठीक है, तो हम लोगों ने मुकुलन को देख लिया, मुकुलन के दो टाइप्स को भी देख लिया, बाह्यजात मुकुलन, अंतरजात मुकुलन। अब थोड़ा सा हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन इष्ट में पाया जाता है, जिसको कि अभी हम लोगों ने बाह्य मुकुलन में देखा था। इस विधि में इष्ट कोशिका के बाहरी भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कई संरचना बनते हैं। इसी संरचना को क्या कह दिया, आउटग्रोथ को मुकुल कह दिए। अब फिर यही मुकुल क्या हो गया, इष्ट से अलग होकर के अनुकूल समय आने पर ढेर सारे नए जीव में बदल गया। यही प्रक्रिया क्या कहला गई, मुकुलन कहला गई। कोई दिक्कत इसको समझने में। चलिए अगला हम लोगों का चौथा टाइप कलिका, जेम्यूल्स इसको बोलते हैं, कलिका, जेम्यूल्स। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी पौधे में पत्ती या तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय गोलाकार संरचनाएं बनते हैं, जिसको हम लोग कली कहते हैं। और यही कलिका अपने मम्मी पापा के बॉडी से अलग होकर के अनुकूल समय आने पर अलग हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लूनेरिया के पौधे, ऐसे ढेर सारे पौधे हैं जिसमें कलिका द्वारा प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट टाइप पे आते हैं। अगला पार्ट है इसका फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम लोग किण्वन या खंडी भवन भी कहते हैं, खंडी भवन या फिर फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए नाम ये इसका खंडी भवन। खंडी भवन का क्या मतलब, खंड मतलब टुकड़ा टुकड़ा होना। और ये जो खंडी भवन का जो प्रोसेस है, किण्वन का जो प्रोसेस है, एस्पायरो गायरा नामक एक शैवाल है उसमें होता है। ठीक है, ये शैवाल जलीय होते हैं, शैवाल तो जल में ही पाया जाता है। अब ये एस्पायरो गायरा में क्या होता है, अब मन में आ रहा कि मैम अभी आपने पढ़ाया था किसमें, खंडन, मतलब जो फिजन था, विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन, उसमें भी बॉडी पार्ट क्या हो रहे थे, टुकड़े टुकड़े में टूट रहे थे। और खंडी भवन में भी क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में टूटेगा। तो इस दोनों में अंतर क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है किण्वन की क्रिया, और वो एक कोशिकीय जीवों में होता है। और इसमें क्या हो जाता है कि इसमें एक लहरदार क्रियाएं होती है, इस तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं ना, साइकिल चलाते हैं तो उबड़ खाबड़ आता है, ऊपर नीचे, जिसके कारण क्या हो जाता है, साइकिल का बॉडी पार्ट नट बोल्ट इधर उधर ढीला हो जाता है। या फिर हम लोगों को भी बॉडी में क्या होता है, हम लोगों का भी नट बोल्ट बॉडी का सरक जाता है। इसी प्रकार एस्पायरो वगैरह में क्या हो जाता है कि लहरदार क्रियाएं होती है, एक बार ऊपर नीचे। और इसके कारण क्या हो जाता है, इसके बॉडी पार्ट अनेक भागों में, अनेक खंडों में, अनेक हिस्सों टुकड़ों में बट जाता है। और बटने के बाद जितने खंड टुकड़े हुए उससे उतने नए जीव का निर्माण हो गया। और लैंगिक जनन का यही प्रक्रिया क्या कहला गया, किण्वन कहला गया, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्पायरो वगैरह। फिर से हम लोग एक बार इसको समझ ले, क्या हो गया, खंडी भवन, खंड का मतलब हो गया टुकड़ा। ये जो प्रजनन की अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं, ये किसमें होगी, बहुकोशिकीय जीवों में होती है, जैसे एग्जाम्पल हो गया एस्पायरो वगैरह। इसमें क्या होता है, इस एस्पायरो वगैरह में लहरदार क्रियाएं होती है, बेबी एक्शन होता है, जिसके कारण इसके बॉडी पार्ट कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और उन टूटे हुए टुकड़ों से नए जीव का निर्माण हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। कोई दिक्कत इसको समझने में। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। लास्ट टाइप है अलैंगिक जनन का, लास्ट टाइप है रीजेनरेशन।
रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब पुनर्उद्भवन, पुनरुद्भवन। अब देखिए, री मतलब फिर से, दोबारा, या फिर से, और जेनरेशन, उद्भव का मतलब हो गया बनना, उत्पत्ति होना। ठीक है, तो क्या हो गया, फिर से बनना या फिर से उत्पन्न होना। तो ये जो पुनर्उद्भवन की क्रियाएं हैं कुछ ही जीवों में होती है, और इस जीवों में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि अगर उसके कोई भी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो उस बॉडी पार्ट्स को अपने फूल पूरे बॉडी ऑर्गन में बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्उद्भवन। और ये कुछ जीवों में ही पाई जाते हैं, जैसे प्लेनेरिया हो गया, एस्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया। देख लेते हैं किस प्रकार से। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का एक प्लेनेरिया है, एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या हो जाता है, अगर हम लोग इसके बॉडी पार्ट को काट भी देते हैं, ठीक है, काट भी दिए, तो जितने बॉडी पार्ट कटे हुए थे उतने नए प्लेनेरिया का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाता है। जितना प्लेनेरिया, जितना बॉडी पार्ट कटा उतने नए प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, अब हम लोग इसको एक अपने आसपास के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग के आसपास देखते हैं छिपकली है, अब कभी खिड़की और दरवाजे से उसके पूंछ कट जाते हैं, लंबी सी पूंछे होती है, कट जाती है, तो उसका जो पहले वाला जो पूंछ होता है जो जन्म के समय रहता है इस तरह से लंबा रहता है, लेकिन जब ये पूंछ कट जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, डिजाइन बन जाता है इस तरीके से। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, या नहीं भी देखा होगा तो गौर करेंगे। और ये पूंछे लंबी होती है और कटने के बाद जो पूंछे बनती है छोटी होती है, और छिपकली के पूंछ में रीजनरेशन का ये क्षमता पाया जाता है। अब आप लोग ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर देंगे कि छिपकली के गर्दन को काट देंगे और कहेंगे कि मैम ने तो पढ़ाया था इसमें रीजनरेशन पाया जाता है, तो क्या देखते हैं नई छिपकली बन जाए। नहीं, उसके गर्दन में नहीं पाया जाता है, गर्दन काट देंगे तो छिपकली खत्म हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पूंछ में पाया जाता है रीजनरेशन। और हम लोगों के बाल में भी इस तरह का, और नाखून में भी है कि बाल और नाखून को भी काट देते हैं तो फिर से वो ग्रो कर जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना कि मैम ने देखा था बाल और इसमें पड़ा, चलो उंगली काट के देखते हैं क्या इससे आदमी बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। पहले ही बता दिए कि कुछ जीवों में ही पाया जाता है। कौन कौन हो गया, प्लेनेरिया, एस्पंज, हाइड्रा और अमीबा में ही रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। अगर इसको बॉडी पार्ट को हम लोग तोड़ भी दें तो ये क्या करेगा, फिर से अपने बॉडी पार्ट को रीजनरेट दोबारा से बना लेगा। इसीलिए हम लोग इस जीव को कह सकते हैं कि इन लोगों को अमरत्व का गुण प्राप्त है। काट भी दो तो क्या होगा, ये मरेगा नहीं। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है और हम लोग आज इतना ही रखते हैं। फिर हम लोग आगे का जो अलैंगिक जनन का लाभ है थोड़ा सा उसको, और लैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।